हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस पर्टिकुलर जो हम लेक्चर जो सीरीज़ स्टार्ट की है साइंस पार्ट 1 का, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को फिर एक बार बता देना चाहता हूँ। हमने क्लास 10 एसएससी बोर्ड का साइंस पार्ट 1 का एक प्लेलिस्ट और एक सीरीज़ चालू किया है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो ग्रेविटेशन था उसको ख़त्म करते हुए सेकंड चैप्टर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। और आज उसी पर्टिकुलर चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा था और इसमें कंसेप्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं थे। ये इसको हम लोग अपने भाषा में नल्ला बोलते हैं। ये चैप्टर एकदम नल्ला था अगर मैं इस चैप्टर को अगर एक वीडियो में अगर बनाता तो 40-45 मिनट में पूरा चैप्टर एक ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा डिटेल नॉलेज है ही नहीं है, क्योंकि बहुत ये सब हम लोग 8-9 में पढ़ते आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग को कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग को उसमें फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या बताया गया हुआ है यहाँ मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ। उसमें हमने डॉर्बिन एंड थ्रेड रूल्स बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बताया है और न्यूलैंड लॉ ऑफ इफेक्ट्स बताया है, फिर पीरियोडिक टेबल बताया, फिर उसकी अच्छाई और खराबियाँ क्या है सब कुछ उसमें बताया। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लेना। और बहुत छोटे छोटे वीडियो 20-22 मिनट में आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो देर किस बात की, जाके देख लीजिए। और आइए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। उसमें हमने बहुत बेहतरीन कंसेप्ट नॉलेज देने की कोशिश की है। उसमें हम लोग ने कंसेप्ट नॉलेज क्या क्या दिया है, पीरियोडिक ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट दिया है, साथ ही साथ हमने डॉर्बिन एंड थ्रेड रूल, न्यूलैंड ऑफ इफेक्ट्स, पीरियोडिक टेबल बताया है, उसके मेरिट और डीमेरिट के मतलब अच्छा या खराबी के बारे में बताया है। आज उसी पर्टिकुलर चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। मॉडर्न आज इसका पहला टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो आप ब्लैक कलर में लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटम्स ऑफ देयर नंबर। मतलब कोई किसी भी प्रॉपर्टी का जो एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के जो प्रॉपर्टी होते हैं उसी के ऊपर आपको पीरियोडिक फंक्शन निकाल के उसके एटमों के नंबर आपको बताने रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आया। उसमें तो छोटा सा कंसेप्ट था। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है। हम आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल फर्स्ट लेक्चर में जो मेरा वीडियो देखा है वो फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ कि हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। वो पीरियोडिक टेबल के कुछ डीमेरिट भी थे, मतलब कुछ खराबियाँ भी थे। तो वही साइंटिस्ट ने उसको सुधार के फिर से एक टेबल बनाया है जिसका नाम रखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यही कंसेप्ट था। फिर थर्ड टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आप लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टॉपिक ऐसा है कि एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए इसका कुछ थियरी नॉलेज भी हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रो called the periods 1 to 7. Similarly, the 18 vertically columns in this table are the group 1 to 18. The arrangement of the periods and group result into formation of boxes. Admoki numbers are serially indicated. In the upper part of these boxes, each box corresponds to the place for one element. इसका मतलब क्या होता है, देखिए। इसका मतलब ये होता है, आप यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको 7 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगे, ये जो कि हॉरिजॉन्टल ही जा रहे हैं। तो वहाँ पे वो जो लिखा था 1 to 7 हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब यही था कि पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो। यहाँ पे आपको दिखेगा ये पी ब्लॉक में 18, यहाँ पे 18 नंबर दिखा। इसकी लाइन अगर आप देखो तो ये वर्टिकली है। वही उधर बताने की कोशिश किया गया कि जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो ग्रुप 18 रहेगा वो वर्टिकली रहेगा और 1 to 7 जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रो में जाएगा। आगे देखते हैं। Apart from the 7 rows, 2 rows are so separately at the bottom of the periodic table. These are called lanthanide series and acetinide series respectively. There are 118 box in the periodic table including in 2 series. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखिए पीरियोडिक टेबल में आइए, यहाँ पे आपको देखिए 2 प्रकार के रो मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 7 रो हमने बताया आपको कि ये सेपरेटली है, लेकिन ये एफ ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे 2 रो है, 2 हॉरिजॉन्टल रो और ये सबसे अलग है दोनों से। लेकिन ये 2 रो में भी ये कंडीशन है, जो ऊपर वाला जो रो है जहाँ पे 57 नंबर लिखा है वो उस रो को हम कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज़। वो एक लैंथेनाइड सीरीज़ है। और जहाँ पे 89 नंबर लिखा है उसको हम एसिटिनाइड सीरीज़ कहते हैं। ये आप लोग को ध्यान में देने वाली बात है, एक इसका कंसेप्ट है। फिर क्या है, द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अभी एंटायर डिजाइनिंग क्या होता है इसका मतलब समझिए आप।
सॉरी एंटायर पीरियोडिक टेबल क्या होता है। आप अगर अपने घर का डिज़ाइन करने के लिए अगर डिज़ाइनर को बुलाते हो तो आपसे क्या पूछेगा, भाई आपको एक्सटर्नल डिज़ाइनिंग करवाना या इंटरनल। आप बोलोगे नहीं इंटरनल करो, अगर इंटरनल बोलोगे तो आपके घर के अंदर वो डिज़ाइन बनाएगा ना। तो ऐसा ही ये पीरियोडिक टेबल में भी है। इसका आप अगर इंटरनल डिज़ाइनिंग देखो, यहाँ पे देखो एस ब्लॉक लिखा है, यहाँ पी ब्लॉक है, यहाँ डी ब्लॉक, यहाँ एफ ब्लॉक, तो ये इसका इंटरनल डिज़ाइनिंग है। फिर क्या लिखा है, द एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप 1 to 18, फिर द ग्रुप 13 to 80 कॉन्स्टिट्यूट, देन पी ब्लॉक द ग्रुप 3 to 12 कॉन्स्टिट्यूट द डी ब्लॉक, वाइल द लैंथेनाइड एंड एसिटिनाइड सीरीज बॉटम ऑफ फ्रॉम द एफ ब्लॉक द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसलेशन एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए एस ब्लॉक में 1 से 2 तक रो है। आप डी ब्लॉक में देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से लेकर 12 तक रो है। आप पी ब्लॉक देखिए 13 से लेकर 18 तक रो है। और एफ ब्लॉक देखिए, एफ ब्लॉक में सिर्फ रो ही है मतलब हाँ, लेकिन इसमें एक लेंथेनाइड सीरीज एक एसिटिनाइड सीरीज है। ये उधर बताने की थियरी से ये बताने की कोशिश की गई है। और ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में जो पीला पीला लिखा है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ये सब एक ट्रांसलेशन एलिमेंट है। मतलब ये एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से बहुत आसानी से रिएक्ट हो जाते हैं। आगे क्या लिखा है फिर देखते हैं। आगे लिखा है अ zigzag line can be drawn p block of the periodic table. The three traditional types of elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of this zigzag line. The metalloid elements lie along the border of the zigzag line. All the metals lie on the left side of the zigzag line while on the non-metals lie on the right side. इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए पी ब्लॉक देखिए, दिख रहा है पी ब्लॉक में आपको एक जिगजैग लाइन दिखे, ठीक है। एल्युमिनियम से ऊपर से देखिए एक जिगजैग है, जो 13 नंबर पे जो एल्युमिनियम देखिए इस तरीके से एक जिगजैग लाइन जाती हुई दिख रही है और 170 एलिमेंट पे जाके गई है। तो ये तो जिगजैग लाइन आप लोग को दिख गई। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ब्रॉन्ज सिलिकॉन जो एलिमेंट है 5 नंबर से लेकर 118 नंबर तक जितने भी एलिमेंट है ये एक मेटलॉइड एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, ये एक मेटलॉइड एलिमेंट्स है। और जो उसके बगल में जो है जो उसके जो बगल में जितने एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हेल्मोन, आर्गोन, जो भी जितने भी बचे हुए एलिमेंट है वह सब एलिमेंट एक नॉन मेटल है। और आप ठीक उसके लेफ्ट साइड में देखिए, जैसे कि एल्युमिनियम देख लीजिए, थीन देख लीजिए, थीन देखिए, पोलोनियम देख लीजिए, उसके जितने भी लेफ्ट साइड में एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये मेटल के एलिमेंट है। और ये मेटलॉइड्स और नॉन मेटलिक एलिमेंट्स थे। आपको उम्मीद है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। आगे पीरियोडिक ट्रेड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या कहा गया हुआ है, इतना मैं थियरी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इसका जो बेसिक है वो मैं बेसिक टू एडवांस समझा दे रहा हूँ। वैसे तो इसका एडवांस आपको 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में पढ़ने को आएगा। इसमें क्या बताया होगा, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का उसका स्टैंडर्ड पता करना है, उसका पोजीशन पता करना है, फॉर्म पता करना है, तो आपको क्या क्या उस मालूम रहना चाहिए। या तो आप उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी जानते रहो, या तो उसका नाम जानते रहो, तब आप उसका स्टैंडर्ड का पता लगा लोगे। या तो आपको उसकी वैलेंसी मतलब जो एटमों की जो मास नंबर हो आपको मालूम रहना चाहिए, और जो और उसके एटमों की साइज क्या है। फिर उसके अलावा मेटलिक क्या है, मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी अगर मालूम रहेगा तो आप पता लगा सकते हो कि ये एलिमेंट है। जितना चीज़ मैं आपको बताया, अगर इसमें से आपको कुछ भी मालूम रहेगा तो आप बता सकते हो कि ये वाला एलिमेंट ये है। आगे देखते हैं क्या है एटमों साइज। ये एटमों साइज यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट साइज वॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ने पिछले साल वॉल्यूम का फंडामेंटल भी पढ़े हैं और प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। फिर द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेट बाय इट्स रेडियस। किसी भी एटम का साइज जो रहता है वो किसको इंडिकेट करता है, उसके रेडियस को इंडिकेट करता है। आगे क्या है, एटमों की रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब ये होता है कि इसको तो हम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। अगर आपको नहीं याद होगा तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम लोग जो 8th स्टैंडर्ड में साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड नाम करके, अगर आप लोगों को मालूम हो तो अच्छी बात है, उन्होंने समझाया था। लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि जो भी एटमों की रेडियस रहता है वो अपना डिफरेंसेस न्यूक्लियस से दिखाता है, और उसके आउटर मोस्ट सेल आपको मालूम ही है कैसे होते हैं। अभी मान लो आपको 12 का आउटर मोस्ट सेल, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें
एक फ़ोटो है, हाँ देखिए, इसी को हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। देखिए जैसे 2 2 4 होता है, मतलब इसमें ऐसा जोड़ी लो कि कुछ नंबर बन जाए, मतलब नंबर जैसे 10 8 12 इस तरीके से नंबर बने। आप देखिए आर्गोन के ये जो आप जो ये जो आर्गोन आप देख रहे हो, आर्गोन एटम, यहाँ पे जो गोला गोला मतलब फिर लाइन जैसे देख रहे हो, उसी को हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक भी टॉपिक समझ में आया होगा। फिर क्या, एटमॉस्फेयर रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ पिकोमीटर पीएम विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैन नैनोमीटर। 1 पीएम इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। इसका मतलब ये होता है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। अगर मैं आप लोग को पानी दूँ तो आप उसको लीटर में नाप लोगे कि नहीं, नाप लोगे ना। अगर कोई मैं आप लोग को वस्तु दूँ, जैसे दाल दे दूँ या चावल दे दूँ, तो उसको आप किलो में नाप लोगे। अगर मैं आपको बोलूँ अच्छा बताओ ये इस रोड को नाप के बताओ, तो आप उस रोड को किलोमीटर में नाप लोगे। अगर मैं बोलूँ अच्छा जो आपके घर में जो गैस है उसको नाप के बताओ, तो उसको आप वॉल्यूम में नाप लोगे। मतलब आप किसी ना किसी यूनिट को किसी भी चीज़ में नाप सकते हो। तो भाई जो एटमों की रेडियस है उसको कौन से यूनिट में नापोगे? क्या उसको किलो में ना नापोगे? नहीं ना, उसको उसका एक अलग यूनिट आता है जिसको हम बोलते हैं पिकोमीटर। शॉर्ट फॉर्म क्या उसका, पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना क्योंकि ये एटमो के रेडियस का यूनिट है कि पिकोमीटर में ही हम उसे नाप सकते हैं। पिकोमीटर नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इतना छोटा पिकोमीटर होता है। आपको पिकोमीटर के बारे में एडवांस नॉलेज दी जाएगी क्लास 11th में, वो भी केमिस्ट्री में। अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करोगे तो वहाँ पे पिकोमीटर बताया जाएगा कि क्या है, इसका फार्मूला क्या है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि एटमों की रेडियस को हम कौन से यूनिट बनाते हैं, तो पिकोमीटर में नापते हैं। अब हमारा एक इस चैप्टर का पर्टिकुलर एक आखिरी टॉपिक बच गया है, मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर। इस टॉपिक के बाद हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को और इस चैप्टर को हम यहीं एंड कर देंगे। उतना थियोरी हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आप सिर्फ ये इस फिगर को देखिए, आप इस फिगर को देखिए, मैं आपको समझा दूंगा यहीं से क्या है। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे 3 चीज़ दिखेगा। ब्लू में मेटल लिखा है, हल्का सा येलो में मेटोलाइट, फिर नॉन मेटल। यहाँ पे देखिए रेड लिखा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, डिक्रीजिंग एटमो की रेडियस, मतलब किसी भी एटमो की रेडियस को उसको डिक्रीज कर देना। फिर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर, फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटलिक कैरेक्टर। ये सब आखिर में कहना क्या जाते हैं, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे। देखिए जो मैं आपको अभी जो बताया ना पीरियोडिक टेबल में, आप पे देखिए आपको जिगजैग लाइन दिख रहा है रेड का कलर में। उसके ऊपर देखिए हल्का हल्का येलो है। अभी आपको उसको येलो को ध्यान में रखो। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पीरियोडिक टेबल के ऊपर। किधर गए रे भाई, आजा। हाँ ये देखिए, ये जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे येलो था। अभी वो जहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 5th नंबर पे ब्रॉन्ज सिलिकॉन लिखा है, ये येलो था। तो ये जो येलो उधर दिखाया था, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उसको मेटोलाइट कहते हैं। ये तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। मेटलिक नॉन मेटलिक में यही चीज़ है। और क्या, फिर सॉरी उसको हम लोग मेटोलाइट कहते हैं। मैं आप लोग को बताया था वहाँ पे मेटोलाइट कहते हैं। और जितने भी उसका लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट है उसको मेटल कहते हैं, और जितने भी राइट हैंड साइड में एलिमेंट है उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। समझ में आया होगा कि मेटलिक और नॉन मेटलिक का टॉपिक क्या है और कैसे है। और यहाँ पे देखिए एक डू यू नो दिया है। M+2H2 मतलब मैग्नीशियम और 2 हाइड्रोजन को प्लस कंबाइन करके रिएक्शन किया गया हुआ है, तो ये इसका प्रोडक्ट मिला है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है क्योंकि ये डू यू नो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ाया जाता है। तो इसे आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका भी प्रैक्टिस ही आपके पीछे कहीं ना कहीं रहेगा। एक मैं आपको इस टॉपिक को फिर एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे देखिए ये जो जिगजैग लाइन है, इसके बगल में जो ब्रॉन्ज दिया है, सिलिकॉन दिया है, जितने भी लाइन दिए हैं ये 5 नंबर से लेकर 180 एलिमेंट तक, इसे आप मेटोलाइट एलिमेंट्स कहते हैं। और जितने उसके उस साइड के हैं, इस साइड के हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोग मेटोलाइट्स में पढ़ के आ रहे हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं नॉन मेटल। यहाँ देखिए नॉन मेटल, इसके लिए वो टॉपिक और ये टॉपिक दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड में पूछने के चांसेस उतने होते हैं नॉन मेटल, और इसके इस साइड के सारे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आया होगा।
मेटल्स और नॉन मेटल समझ में आया होगा, एटमों की रेडियस को कौन से यूनिट में नापते हैं वो भी समझ में आया होगा। आज के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेकंड चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर था। आज के बाद सेकंड चैप्टर के ऊपर कोई भी लेक्चर्स नहीं आएंगे। अगर हाँ आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाना है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाने के बाद आप वहाँ पे हमें फॉलो कर देना। तो हम आपको वहाँ पे PDF के फॉर्म में क्वेश्चन और आंसर्स के नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लो, या तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके पूछ सकते हो। नहीं तो आप सबसे बेस्ट बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे पूछ लो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे जाके हमें DM कर देना, वहाँ भी हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम आपको मिलेंगे अब कल, वो भी एक फ्रेश चैप्टर था, तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, उसको तो हम इस यू मिनटों में उड़ा देंगे। 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर पूरा पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। वो भी चैप्टर बहुत छोटा है, उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।